नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में जिसका नाम है शेर बेवफा। और नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि बाजार में ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो बाजार अब शिखर की तरफ जा रहा है, लेकिन इन शेयरों से हम देखने की थोड़ी बेरुखी है। यहाँ पर तमाम स्टॉक ऐसे हैं जो अपने ऊंचाई से 50%, 70%, 80% कर चुके हैं और निवेशक परेशान है कि करें क्या, पोर्टफोलियो में अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। 50 से 80% गिनने वालों की जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा है और इसमें से ज़्यादातर शेयर ऐसे हैं जो साल 2 साल पहले ही लिस्ट हुए हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद से ही यहाँ पर हमने लगातार इसमें कमज़ोरी हावी होते हुए देखी है। ऐसे बहुत से शेयर हैं जो काफ़ी फैनफेयर, काफ़ी चर्चा से लिस्ट हुए, इनको लेकर लंबे चौड़े वादे किए गए, लोगों को कमाई का भरोसा दिया गया, लेकिन निवेशकों का दिल टूटा है। सवाल यह है कि जब ये शेयर इतने टूट गए हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये शेयर अब गिरावट इनकी थम जाएगी? क्या इनमें एवरेजिंग करने के लिए मौका सही बन रहा है? ये अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और ये समझेंगे कि किन शेयरों से अभी दिल लगाकर रखना ठीक है और वो कौन से शेयर हैं जहां से ब्रेकअप कर लेना सही रहेगा। इसकी चर्चा हम करेंगे इस खास शो में जिसका नाम है शेर बेवफा। और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो खास मेहमान विनीत बोलिंजकर और अविनाश गोरक्षकर। विनीत जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। देखिए, होता क्या है कि मिड कैप स्मॉल कैप की जब रिटर्न आते हैं पोर्टफोलियो में सर, तो अविनाश जी बड़ा मजा आता है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, ये शेयर जब गिरते हैं तो जो दिल कचोटता है ना, और कई बार क्या होता है कि मौका मिल ही नहीं पाता निकलने के लिए। जब तक आप सोचते हैं, विचारते हैं, तब तक तो शेयर इतने नीचे आ जाते हैं कि फिर समझ में नहीं आता कि करें क्या। और ऐसे शेयरों की लिस्ट काफी लंबी है और उन्हीं लिस्ट में से ऐसे शेयर हम छांट के लेकर आए हैं जहां पर हमारे निवेशक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनको लेकर चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। तो एक बार हम शेयरों की शुरुआत करेंगे, बारी बारी से सभी शेयरों पर आपसे राय लेंगे। लेकिन अविनाश जी, पहले आपसे एक सलाह चाहेंगे और ऐसे लोगों के लिए मशवरा चाहेंगे जो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चुनते हैं और उसके बाद उसमें ट्रैप हो जाते हैं, क्या सलाह देंगे उनके लिए? विषय मुझे लग रहा है कि देखिए मिड कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी आपको काफ़ी हद तक इन कंपनीज में प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये छोटी कंपनियां होती है। लार्ज कैप कंपनीज में तो वैसे भी बहुत सारा कवरेज इन कंपनीज पे होता है, लेकिन छोटी कंपनीज में लिमिटेड कवरेज होता है। तो पहले तो आपको प्राइमरी रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंडरी रिसर्च करने से ऐसे कंपनीज में आपको अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चलता। और जैसे ही आपको कोई नेगेटिव सरप्राइज मिलता है ऐसी कंपनीज में, तो आपको इमीडिएटली उसको अपनी पोजीशंस को रिव्यू करके आइदर एग्जिट करके या उसको एवरेज करके पोजीशंस जल्दी आपको काम करना होता है, क्योंकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होती है कि जितना तेजी से ये शेयर भाग जाते हैं उतनी ही तेजी से ये गिर भी जाते हैं। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी और प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। तो मैं निवेशकों को यही कहूँगा कि आप थोड़ा इस सेगमेंट में भी थोड़ा सा सिलेक्टिव होइए। सारे मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे ऐसा नहीं है, बट हाँ, सिलेक्टिव मिड कैप्स में अगर पैसा सही मायने में सही टाइम पे आप लगाओगे तो निवेश के लिए रिस्क रिवॉर्ड इज मच बेटर देन द लार्ज कैप्स, क्योंकि अल्फा जनरेशन यही से बनता है। ठीक है, तो मिड कैप शेयरों पर आपके लिए अविनाश जी की ये सलाह, और उम्मीद हम ये करेंगे कि आज ये शो देखने के बाद इन सलाहों पर हमारे जो एक्सपर्ट्स आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ये वो एक्सपर्ट हैं जो लंबे समय से निवेशक उन पर भरोसा करते हैं और उनकी सलाह पर अमल करते हैं और शेयरों से जुड़े अपने फैसले लेते रहे हैं। अविनाश गोरक्षकर, विनीत बोलिंजकर हमारे साथ हैं और अब सीधे शेयरों की शुरुआत करेंगे जहां पर निवेशकों ने अपने हाथ जलाए हैं और काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। ग्लैंड फार्मा से शुरुआत करेंगे और विनीत जी, आपकी राय पहले चाहेंगे इस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई से ये शेयर करीब करीब 78% ये टूट चुका है। चाइनीज प्रमोटर इसका है और खबरों में भी बहुत रही है कंपनी है, लेकिन अब जब इतना नीचे शेयर आ गया है तो आपकी सलाह क्या होगी? 78% नीचे अभी पोर्टफोलियो में बनाए रखें, उम्मीद पाले रखें, थोड़े रिकवरी पर बेचें, या फिर निकल जाना बेहतर होगा? कि जैसे थोड़ा ऊपर आता है तो निकल जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो चाइना टैग लगा हुआ है। कभी भी इंडिया की पॉलिसीज चाइना के विरुद्ध रहती है, तो अ, है ना, तो ये अवॉइड कर रहे चाइना शेयर्स खरीदने। चाइना प्रमोटर जहां पे रहेगा, आपने देखा रहेगा कि काफी प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉड में इनको वेरियस एजेंसीज ने पकड़ा हुआ था। तो एक ये बात हुई। दूसरा क्या है कि इनके जो
रेवेन्यू है काफी जोर से गिरा था, क्योंकि इनकी काफी यूएस मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड काफी कम हो गया था और इनको नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण ये घट गया था। हालांकि कंपनी ने बताया था कि इन्वेंट्री करेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये सही चीज है। हमें लगता है कि ये टेंशन जारी रहेगी और हम इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करेंगे कि जैसे ऊपर आए ये स्टॉक में से निकल ले और दूसरे कोई स्टॉक्स जो फार्मा सेक्टर में अच्छे हो वहां पे निवेश करें। एंड फार्मा से निकल जाएं, दूसरे आप शेयर इस सेक्टर से चुने। विनीत जी काम कीजिए, फटाफट ना 2 नाम बता भी दीजिए कि लगाना कहां पे इसके बाद। देखिए, आप डीवीज लैब ले सकते हो और आप सन फार्मा ले सकते हो। डिवीज लैब, सन फार्मा। अविनाश जी, आपके इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि शेयर से निकल जाना बेहतर होगा? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे विनीत ने कहा कि पहला तो चाइनीज फैक्टर नेगेटिवली प्ले आउट ऐसे कंपनीज में होता है। दूसरी बात, फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी ने बहुत ही खराब नंबर डिक्लेयर किए और मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो खराब परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड है, ये शायद और 1-2 क्वार्टर चलेगा। मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से तो पुष्टि दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर इमीडिएटली भरोसा करना चाहिए। नंबर्स अभी भी वीक आएंगे तो इसमें से निकल जाए और मुझे भी लगता है कि सन फार्मा, टोरेंट फार्मा जैसे जो स्टेबल प्लेयर्स है, यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड निवेशकों का काफी अच्छा रहेगा। तो अविनाश जी की और विनीत जी की राय इस पर बिल्कुल एक है। ग्लैंड फार्मा, इसको आप अवॉइड कीजिए, मौका मिलते ही इससे निकलने की कोशिश कीजिए। लेकिन दूसरा जो शेयर हमारे लिस्ट में वो है इंडस टावर का। यहां पर भी ऊपरी स्तर से काफी ज्यादा गिरावट आई है और कुछ इनकी टेंशन है। एक तो पेमेंट कलेक्शन को लेकर चैलेंज है, वोडाफोन आइडिया से बकाया नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहां से मौके बनेंगे, लेकिन रिकॉर्ड हाई से 72% नीचे है। अविनाश जी, क्विक राय पहले दीजिए, इंडस टावर क्या करना है अब? कि देखिए अभिषेक, बहुत ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा है और सबसे बड़ी बात, इंडस टावर ये सबसे बड़ा टावर प्लेयर डोमेस्टिक मार्केट में है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी 5G रोल आउट आने वाले सालों में आएगा और जिस प्रकार से टावर्स की जरूरत लगेगी, इंडस टावर इज वेरी वेल पोजिशन। हालांकि देखिए रिकवरी थोड़ी स्लो जरूर होगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, 5G टावर का जो रोल आउट ज्यादा मजबूत होगा तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। हालांकि वोडाफोन इंडिया का सिलसिला और थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं देखिए 5G रोल आउट के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है वो काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से इस लेवल से खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और अगर आप 15 से 18 महीना का अगर टाइम फ्रेम रखते हो तो एक काफी स्टेडी बिजनेस है। करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक थोड़ी बहुत तो खरीदारी, एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टर अगर जिसके पास थोड़ा सा पेशेंस और टाइम है वो डेफिनेटली काम पे करे। तो इसको होल्ड करने की सलाह है। 18 माह तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 180 के टारगेट इसमें आ जाएंगे। इंडस टावर, विनीत आपका भी क्या सेम व्यू है? खरीदें, इसमें एवरेज करने का भी मौका है क्या? करे 4G रोल आउट हो चुका है, 5G का एक्सपेंशन आएगा या पर 5-10 तक का आएगा। दूसरा चीज क्या है कि वोडाफोन की Q4 की पैसे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बात चालू है पिछला रिकवरीज का और आगे भी वोडाफोन का आउटलुक इतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे छोटा सा ही ग्रोथ आएगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इससे बेहतर स्टोरीज मार्केट में है, इसमें कोई इतना बड़ा अवसर नहीं है इसको। और पर ये व्यू आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब क्वेस्ट कॉर्प की बात करेंगे क्योंकि ये स्टाफिंग सॉल्यूशंस वाली कंपनी है कहीं ना कहीं, और आईटी में जिस तरह से थोड़ी सी हायरिंग कम हुई है, हायरिंग क्या वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा छटनी भी हमें हाल फिलहाल देखने को मिली है। तो ये शेयर अब नीचे है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है क्वेस्ट कॉर्प का, और इसके अगर हम रिकॉर्ड हाई से बात करें तो 71% नीचे है। अविनाश जी, क्वेस्ट कॉर्प क्या करें? भरोसा इस पर बनाए रखें या फिर यहाँ से निकल जाए, कोई और शेयर चुन लें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए स्टाफिंग सॉल्यूशंस में मुश्किल से 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक तो कॉर्प है, दूसरा टीम लीज है। और जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मैक्रो कंडीशंस चैलेंजिंग है, स्टाफिंग मार्केट थोड़ा सा वीक हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार के वर्टिकल्स क्वेस्ट कॉर्प कैटर करता है, मेरे ख्याल से जब भी रिकवरी होगी तभी क्वेस्ट कॉर्प को फायदा जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ग्लोबल एक्विजिशंस काफी किए थे, इसका भी थोड़ा बहुत असर फाइनेंशियल्स पे आया है। ये इतने ज्यादा प्ले आउट नहीं हो चुके हैं, लेकिन प्रमोटर काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे नजरिया अगर थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि निचले लेवल पे ये स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर आप
आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो यहाँ पे एक अच्छी बढ़त आपको मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपको इस समय आप खरीदोगे तो अच्छे प्राइस पे आपको एंट्री प्राइस मिलेगी। तो यहाँ पे साल सवा साल का आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे 450 450 का हमको लग रहा है टारगेट प्राइस मिलेगा। अगर होपफुली इकोनॉमी में स्टाफिंग का डिमांड बढ़ता है अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसको क्वेस्ट कॉर्प को जरूर फायदा होना चाहिए। क्वेस्ट कॉर्प ने रिटर्न के मामले में बेवफाई की है, लेकिन अभी भी आप इससे दिल लगा के रखिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको ये शेयर आप अच्छे मौके दे सकता है। लेकिन नायका, विनीत जी, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी भरोसा दिया गया। नायका की जब आईपीओ जब आया था तो कहते हैं कि हॉट फेवरेट था, फ्लेवर ऑफ द मार्केट था, लेकिन जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई हैं और रिकॉर्ड हाई से 71% ही नीचे है। नायका अभी भी क्या नायक बनने का दम रखता है, या फिर यहां से निकल जाना बेहतर एक सौदा होगा? यहाँ से निकल जाना बेहतर है। इसमें दो वजह है कि इनकी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जाएंगे ये अभी, तो उसमें क्या होगा कि आपको मार्जिन्स जो ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं वो शायद नहीं आवे, नंबर 1। नंबर 2 है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत महंगी है। तीसरी चीज, बिजनेसेस काफी ज्यादा है, ऑब्सोलिसेंस है, एसक्यूएस ज्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं और जल्दी आउटडेट हो जाता है स्टॉक। तो ये सब चीजों के कारण हमें लगता है कि इसमें आप का ही दायरा बनता है। ठीक है, नायका से निकल जाने की सलाह है। इसको आप अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इससे आप बेहतर है इससे बाहर निकल जाइए। लेकिन पीएनबी हाउसिंग, इस पर अविनाश जी आपसे व्यू चाहेंगे। ये शेयर भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है और जो राइट इशू का जो ऐलान किया गया है काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर वो हुआ था। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि रिटेल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है। आपको लगता है कि इसमें जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, अब यहाँ पर वो थम जानी चाहिए, मौके बन सकते हैं इसमें बने रहे अभी? पीएनबी हाउसिंग में नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए हैं, प्लस मैं समझता हूं कि राइट्स इशू आने के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी भी मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में ये काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है और काफी अच्छी ज्योग्राफिकल रीच है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी भी टेलविंड्स हाउसिंग मार्केट के लिए काफी अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, अगर किसी को साल सवा साल का नियर टर्म का आउटलुक पे थोड़ा सा पेशेंस और टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि 550-600 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे जो इनका पेरेंट है कैरले, वो भी काफी बड़ा पी प्लेयर है और बातें ऐसी भी चल रही है कि शायद इसमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिगर्स अभी भी प्ले आउट होने के लिए काफी थोड़ा समय लगेगा, बट डेफिनेटली स्टॉक में प्रेजेंट है, तो इसमें खरीदने का मौका बनता है, तो जरूर 1 साल के नजरिए से आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग यहाँ से तेजी होगी और 1 साल का नजरिया है तो आप इसमें नया निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन ताला प्लेटफॉर्म्स, विनीत जी, इस सेगमेंट की जो कंपनियां थी ना, ये फ्लेवर थे और ये कहा जा रहा था कि नए ज़माने में अगर आपको शेयर चुनने हैं तो शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। कोविड के बाद इनकी काफ़ी चर्चा हुई। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये सारे जो सेगमेंट के सास पास ये जो शेयर थे, बहुत चर्चा हुई थी, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हैं। आपको लगता है कुछ बिजनेस में इनके प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी को लेकर इश्यूज हैं, और इतनी गिरावट के बाद अब करना क्या इसमें? नहीं, देखिए काफी अभी सिचुएशन काफी करेक्ट हो चुका है स्टॉक और काफी ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये शेयर में आप होल्ड करें, थोड़ा बहुत बाइंग भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ठीक ठाक है ये भाव से, यही राय बनती है। ठीक है, ताला प्लेटफॉर्म्स में बने रहने की सलाह है। एक और शेयर की तरफ बढ़ेंगे, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस जो कि डायग्नोस्टिक कंपनी है, हालांकि इस सेक्टर की चुनौतियां ये हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मार्जिन को लेकर प्रेशर है, बीच बीच में कुछ उछाल आते हैं, लेकिन ये भी अपने रिकॉर्ड हाई से 65% ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशंस अभी भी रिच हैं। कुछ आईटी विभाग के छापों को लेकर भी चिंता उभरी शेयर में। अविनाश जी, क्या आपको भरोसा है? मेट्रोपोलिस पर भी व्यू दीजिए और इस सेगमेंट पर भी व्यू दीजिए। जी, आपने सही कहा कि देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस पे बहुत कंपटीशन बढ़ा है और अब टाटास भी इस सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं, काफी नए खिलाड़ी इसमें एंटर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि सप्लाई साइड से ज्यादा कॉम्पिटिटर आने के कारण जो प्राइसिंग का प्रेशर है, कंपटीशन है, वो बढ़ रहा है और इसका असर हमने मार्जिन्स पे भी देखा है। कोविड के टाइम पे सारी कंपनीज ने बहुत मजबूत बिजनेस किया, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है
और नॉर्मल सी आने के बाद कंपटीशन बढ़ा है, तो उसका मतलब क्या है कि आने वाले कम से कम साल 2 साल के लिए सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे डॉक्टर लालपात है, मेट्रोपोलिस है, हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्जिन प्रेशर जारी रहेगा। तो इसके लिए मेट्रोपोलिस हमको नहीं लगता है खरीदना चाहिए। आने वाले क्वार्टर्स में भी हमको लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर कंटीन्यूअसली दबाव में रहना चाहिए और इसमें डेफिनिटली जो पी मल्टीपल है, जो आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस महँगे हैं, पी मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड पे कम से कम 45 टाइम आ रहा है। तो ये ऐसे ऐसे हाई वैल्यूएशंस पे हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में आएगा। तो हमारी तरफ से तो ये अवॉइड ही है। ठीक है, मेट्रोपोलिस को अवॉइड करने की सलाह है अविनाश जी की तरफ से। विनीत जी आपके पास लौटेंगे फिर से और एक ऐसे बैंक की बात करेंगी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके रिटर्न की कहानी कुछ ऐसी होगी जैसे कि आईटीसी की, लेकिन बंधन बैंक ने कहीं ना कहीं लोगों को निराश किया है। हालांकि चंद्रशेखर घोष, इनका चेहरा ऐसा है, इनका काम ऐसा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना लोगों को भरोसा जमता है। और हाल फिलहाल अच्छी चीज़ ये हो रही है कि एसेट क्वालिटी में थोड़ी सुधार हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि बंधन बैंक भले ही ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हैं, लेकिन ये निवेशकों के लिए मौके के तौर पर देखना चाहिए? में काफी डीरिस्क कर रहे हैं अपने मॉडल को। वो हाउसिंग और रिटेल सेगमेंट में एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं और एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं और हम निवेशकों को होल्ड करने की राय। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर विनीत जी की ये राय। लेकिन बंधन बैंक के बाद ऐसे अब शेयर की बात करेंगे जिसकी चर्चा जितनी हुई आईपीओ के वक्त, शायद स्टॉक मार्केट के इतिहास में बहुत कम कंपनियों की इतनी चर्चा होती है। हम करें पेटीएम की, 2100 रुपए के आसपास के भाव पर इनका आईपीओ आया था, लेकिन ये शेयर गिरते गिरते 500 रुपए के आसपास पहुंचा, वहां से थोड़ा रिकवर किया 718 के आसपास है। और सवाल यही उठते रहे थे कि जब तक कैश जनरेशन नहीं होगा तब तक बात कैसी बनेगी। दूसरी चर्चा ये हुई कि अब इस सेक्टर में चूंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जियो फाइनेंशियल जैसा एक बहुत ही सीरियस अग्रेसिव प्लेयर एंट्री के लिए तैयार है और अपना कारोबार बढ़ाएगा यहां से निश्चित तौर पर। पेटीएम के बारे में अविनाश जी आपका क्या व्यू है? पेटीएम अब जो ऊपरी भाव पर फंसे उनके लिए राय दीजिए, जो नया सोच रहे हैं उनको क्या करना है अब? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक जी, देखिए जो पब्लिक इशू के शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो वैसा वो भाव वापस आना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अच्छी बात तो पेटीएम की है कि काफ़ी समय के बाद अभी ऑपरेटिंग मैट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं। इनका जो कामकाजी लॉस है वो भी कम हो रहा है, प्लस नेट लॉस जो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। मैनेजमेंट ने एक बायबैक भी अनाउंस किया था, काफ़ी कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी अनाउंस किए थे और बिजनेस ग्रोथ काफ़ी, इनका ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में काफी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस जताया कि सितंबर 23 का जो क्वार्टर आएगा तभी वो पूरी तरह से इबिटा पॉजिटिव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए एटलीस्ट जो 2 क्वार्टर्स जो प्रीवियसली हो गए उसमें डेफिनेटली अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो 850 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बनता है। उसके बाद हमको एक फ्रेश रिव्यू लेना पड़ेगा। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि पेटीएम एक वेल एंट्रेंस पेमेंट प्लेयर है और कंपटीशन आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे, लेकिन नियर टर्म के लिए पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि अगर कामकाजी मुनाफा आता है तो उसका मतलब मैनेजमेंट जो कहती है वो डिलीवर करेगी, ऐसा मार्केट को लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग बनती है 825 का टारगेट प्राइस नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए 825 के टारगेट फेयर टारगेट है ये अविनाश जी की तरफ से पेटीएम के शेयर को लेकर। लेकिन जोमैटो या फिर जोमैटो जो कह लो आप, क्योंकि कंपनी भी कंफ्यूज एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन जोमैटो ने निवेशकों को बड़ा निराश किया है। हमने 140 के ऊपर के भाव भी देखे, फिर 40 के भी भाव देखे और अब कहीं ना कहीं एक बड़ी टेंशन ये आ गई है कि ओएनडीसी जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो रहा है, जिसको सरकार की तरफ से बैक्ड है। विनीत जी, आपको क्या लगता है? जोमैटो ऊपरी स्तर से तो काफी ज्यादा नीचे है और हमें इसको ऊपरी स्तर से शायद देखना भी नहीं चाहिए अब, क्योंकि नीचे से कितना रिकवर करेगा असली कहानी ये है। आपको लगता है कि अब 66 रुपए 65 रुपए के आसपास के भाव हैं, जोमैटो यहां से रिकवर करेगा, कोई उम्मीद है आपको? देखिए, 2 चीजें, ओएनडीसी इसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म थ्रेट नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी और एग्जीक्यूशन रिस्क जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर ही इसको मुकम्मल कर सकता है। तो हमें लगता है कि वहां पे जोमेटो स्कोर करता है ओएनडीसी के ऊपर। दूसरी चीज है कि जोमेटो ने काफी गाइड किया है पॉजिटिवली फॉर द डिलीवरी बिजनेस। ब्लिंकिट लॉसेस भी कम आ रहे हैं, कॉस्ट कटिंग ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ से नियर टर्म अगले 3-4 साल में प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली लेना बनता है।
तो ये भाव में अगर आप लेंगे तो आपको कम से कम 40 से 50% का उम्मीद रख सकते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के लिए जोमेटो का लक्ष्य 90 रुपए। फोकस करेंगे बालाजी अमाइंस पर, नतीजे इसके कमजोर आए। प्रॉफिट में हमने अगर साल दर साल तुलना करें तो 56% के आसपास की गिरावट है और शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से करीब करीब 60% नीचे है। बालाजी अमाइंस, क्या आपको लगता है अविनाश जी, हालांकि नतीजे इसके कमजोर जरूर आए हैं, लेकिन क्या लोअर लेवल्स पर मौका है या फिर दूर रहे तो बेहतर है और जिनके पास है वो क्या करें? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो बालाजी एमाइंस का जब क्वार्टरली रिजल्ट आया तो नंबर्स तो खराब थे, लेकिन अभिषेक, और एक बात जो शायद आपको भी पता है कि इनकी पूरी जो मैनेजमेंट टीम थी, डायरेक्टर की टीम थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो ये नॉर्मली एक बहुत थोड़ा अपसेटिंग इवेंट था, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं कि एक ही दिन पे इतने रेजिग्नेशंस हमको देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, बिजनेस कॉम्पिटिटिव रहेगा, काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि मार्जिन प्रेशर विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। मेरे ख्याल से अगर अगला क्वार्टर भी थोड़ा सा नरम आता है तो मार्केट्स को थोड़ा सा और कंसर्न रहेगा और इसमें और कटाई देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, अभी खरीदने का मौका नहीं है। ठीक है, बालाजी अमाइंस को अवॉइड करने की सलाह है, इसको अभी खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली जो कंपनियां थी वहां पर हमने काफ़ी ज़्यादा मार पड़ते हुए देखी और उसका एक सटीक उदाहरण हो सकता है पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने कमजोरी देखी, नतीजे भी सहारा नहीं दे पा रहे हैं, चौथी तिमाही में कमज़ोर नतीजे आए हैं और रिकॉर्ड हाई से 58%, ये भी शेयर नीचे 600 रुपये के आसपास का है। विनीत जी, पीवी फिनटेक, आपको इस पर रिकवरी की कोई उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि अगर इसमें भरोसा बनाए रखें तो कुछ कमाई करा सकता है ये? नहीं, देखिए, पीवी फिनटेक का जो टेक प्लेटफॉर्म है वो सबसे बेहतरीन है। मतलब बड़े बड़े दिग्गज भी मानते हैं कि इनकी जो टेक्नोलॉजिकल prowess है काफी बढ़िया है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी में जो ग्रोथ सेक्टर में है, जो इंश्योरेंस हाई ग्रोथ हो रहा है, तो हमें लगता है इसमें आप निवेश करें ये भाव से तो ठीक रहेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए, जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत इंश्योरेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है तो आप ये शेयर में ये भाव से बाइंग भी कर सकते हैं। ये मौजूदा भाव से आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं पीवी फिनटेक में, तो मौके भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न के मामले में बेवफाई की है, थोड़ा सा आपका दिल टूटा है, लेकिन समय देना पड़ता है कई बार और इस पर ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय भी दे रहे हैं। विनीत जी, जरा लेटेंट व्यू पर आप राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके जो नंबर्स आए हैं वो कमज़ोर हैं। प्रॉफिट में 35% का डिक्लाइन है, वैल्यूएशंस आई हैं, मार्जिन पर हमने प्रेशर देखा है। लेटेंट व्यू, अब इसमें करना क्या है? नहीं, हमारे हिसाब से तो इसको क्लियर कट अवॉइड ही करना चाहिए। जब ये आईपीओ आया था तभी प्रॉमिस था, लेकिन फुल वैल्यूड हो गया था और आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इसके मॉडल में काफी तकलीफें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और इनके जो नतीजे वही सब दर्शाता है। तो हमें लगता है कि इसको अवॉइड करना ही अच्छा है। ठीक है, लेटेंट व्यू को भी अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन एक शेयर जिस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे अपने एक्सपर्ट्स की, वो है एनसीसी का शेयर। और हम देख रहे हैं कि एनसीसी हालांकि फ्लेवर में भी रहा है, ये शेयर लोअर लेवल से चला भी है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो 57% ये अभी नीचे है, लेकिन रिकवरी वाले मोड में ज़रूर है। थोड़ा सा हाल फिलहाल दिक्कतें इसमें आ रही हैं। अविनाश जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे एनसीसी, क्योंकि इंफ्रा का डायरेक्ट प्ले है और निश्चित तौर पर ये साल प्री इलेक्शन ईयर भी है, आपकी क्या सलाह होगी इस पर? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए, एनसीसी एक बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि ईपीसी और कंस्ट्रक्शन में इनका काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है और प्री इलेक्शन ईयर में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। मेरे ख्याल से नंबर्स भी अगर हम मार्च क्वार्टर के देखें तो काफ़ी अच्छे आ गए हैं। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया कम से कम 12-15 महीने का है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लेवल पे एंट्री करनी चाहिए। करीबन 145-150 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे थोड़ी पोजीशन ज़रूर बनाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 शुड बी लॉट बेटर और उसका फ़ायदा ऑब्वियसली जो मैक्रो कंडीशंस है उसका डेफिनेटली फ़ायदा एनसीसी को मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, लेकिन नज़रिया कम से कम साल भर का रखिए। यहाँ पे 150 का टारगेट प्राइस। ठीक है, एक साल के नज़रिए से एनसीसी के लिए 150 रुपये का लक्ष्य। तो तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की ऐसी कंपनियां जहां पर आपने शेयर लिए, निराशा हुई, या फिर अब वो निवेशक जो कहीं ना कहीं आप मौके के तौर पर देख रहे हैं, उसका हमने कंप्लीट एक संपूर्ण विश्लेषण किया और समझने की कोशिश की कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं।
रिटर्न के मामले में, कमाई के मामले में बेवफाई के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शेयर निकले जहां पर अभी भी आपको समय देने की जरूरत है और आपको मुनाफा कमाकर देने की ये ताकत भी रखते हैं। चलिए शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। विनीत जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू भी हमसे शेयर करने के लिए। इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।